एक ऐसा एनिमे जिसको फैंस ने उस उम्र में जिस वजह से देखा था उस वजह के बारे में समाज में खुल के बात नहीं कर सकते। और आज भी इस एनिमे का उन फैंस को कुछ याद है तो उतना ही याद है जिस वजह से उन्होंने उसे उस उम्र में देखा था। तब 3GP और पिक्सेलेटेड सेंसर्ड मटेरियल से भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता था, हमारी इमेजिनेशन तगड़ी हुआ करती थी। मेमोरी से मुझे बस इतना याद था, एक बिना कपड़ों के गुलाबी बालों वाली लड़की जो मार्वल मूवीज में होती तो डॉक्टर ऑक्टेवियस उसकी पावर से जलता होता। ये लड़की की दो पर्सनैलिटीज थी, एक रूथलेस मास मर्डरर थी, दूसरी भोली और अश्लील भी थी। फिर इसके ये अदृश्य ऑक्टेवियस के हाथ, ऑब्वियसली मुझे हाथों का नाम याद था, 11th में साइंस ली थी मैंने। ये इतने आइकॉनिक हाथ थे कि मेरे एक दोस्त ने स्कूल में एक पेज की कॉमिक बनाई थी जिसमें उसकी मेन कैरेक्टर भी इन्हीं वेक्टर्स को यूज करके दुश्मनों के भुजाएं काटती थी। एनिमे में इन हाथों के द्वारा जितने भी मर्डर्स प्री होते वही इसका आधा सेलिंग पॉइंट भी था। एपिसोड के शुरुआत में किसी लड़की की गर्दन को ऐसे मरोड़ देना जैसे फ्रॉक पहनी लड़की अपनी ढूंढ घुमा के कपड़ों में सिलवटें ले आ रही है। ऐसी सिकुड़न देख के लूफी का गियर 5 इनसिक्योर हो जाए। गोजो सातोरू तक इस आइकॉनिक सीन से प्रभावित हुआ था। लूफी इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर ड्रेसोसा के कोलोजियम में अपना नाम लूसी रख लेता है। तो एल्फेन लीड, जिसको मैं भी इस वीडियो को बनाने से पहले एल्फेन लाइड ही बोलता था, इसको आसान भाषा में बताएंगे तो हम इंडियंस एनिमे फैंस के लिए अश्लील और एजी एनिमेस का एंट्री पॉइंट था। उस उम्र में मुझे नहीं पता कि एनिमे और कुछ भी कहना चाहता था कि नहीं, कह भी रहा होगा तो राइटर को इतना घमंड कैसे है कि हम वस्त्रहीनता और खून खच्चड़ता के आगे और किसी चीज में ध्यान देंगे। लेकिन अब मैं टीनेजर नहीं रहा, अब मैंने दुनिया देख ली है, तो अब इन दो मोह माया से हट के इस कहानी की असली गहराई देख के इस पर टिप्पणी देने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली वीडियो में सब कुछ स्पॉइल कर दूंगा। सबसे पहली नोटिसेबल चीज इसका आर्ट डायरेक्शन है। वो पहला सीन आज भी दिखने में इतना चौकस लगता है। पूरी मिस्ट्री भी इतनी प्यारे तरीके से दिखाई गई है कि लड़की बगल से गुजर रही है और लोग न जाने क्यों कट के गिर रहे हैं। फिर खून से सना अदृश्य हाथ लेवर को नीचे कर रहा है। इतना कूल शॉट था वो। सिटी के सारे खूबसूरत स्टिल शॉट्स को ले लो, सच में रहने लायक जगह है ये। लूसी की डुअल पर्सनैलिटी की तरह पूरे एनिमे को भी तुम दो टाइप के प्लॉट लाइन्स में बांट सकते हो। एक ये घर के अंदर का स्लाइस ऑफ लाइफ और दूसरा इस घर के बाहर के सारे कष्ट, पीड़ा और एक्शंस। काफी लोगों को इन दोनों स्टोरी टेलिंग से एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दोनों स्टोरीज अलग अलग महसूस होती है और उन्हें बिल्कुल सही लगता है। बाहर की प्रॉब्लम लूसी बाहर ही रखती है और अगर कोई घर आ गया तो वो क्योटिक कैरेक्टर भी इनके स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा का हिस्सा हो जाता है। जब कोई भी कैरेक्टर इनका हाइड आउट ढूंढने के बहुत ज्यादा करीब होता है उसी समय कुछ ना कुछ कन्वीनियंस उसे रोक देता है। जैसे इस आदमी को साफ पता चल जाता है कि होमलेस बच्ची लूसी की लोकेशन जानती है, लेकिन कुछ चुतियाब के कारण वो इससे आगे पूछताछ नहीं करता है। बाकी इन दोनों प्लॉट लाइन्स को अलग अलग देखेंगे तो ये दोनों तरफ की स्टोरीज की पेसिंग काफी बढ़िया है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मिस्ट्री बिल्ड होगी या कुछ ना कुछ रेवलेशंस मिलेंगे और घर का स्लाइस ऑफ लाइफ हैरम ड्रामा तो है ही। अब एनिमे में भाई बहन के बीच की बियोर्सी हमारे लिए कुछ नया नहीं है। एल्फेन लीड ने हल्की सी डिसेंसी दिखा दी है कि इसमें प्यार करने वाले कजन है। थैंक यू। ये लड़की अपने कजन भाई के लिए बचपन से भरी पड़ी है। अगले एक्सीडेंट के कारण अपनी फैमिली और याददाश्त तक खो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ हम बिस्तर होने की तलब है। और फिर ये लड़का भी कम थोड़ी है, छिचोर हरकतें ऐसे करता है जैसे अरे इसमें क्या बुरा है। एक बच्चों के दिमाग वाली लड़की के कपड़े तो बदल रहा है, भाई के कोई गलत इंटेंशन थोड़ी है, राइट? क्योंकि ये इतना अच्छा आदमी है कि सारी होमलेस लड़कियों को अपने घर में पनाह दे रहा है। ये सारे सेंटेंस जाके किसी आदमी के लिए भरी समाज में बोल देना, फिर देखना वो आदमी किस तरह सड़कों पर लथेड़ा जा रहा होगा। फिर अगले की अच्छाई इतनी ज्यादा है कि बरसात में मस्त माहौल बना के अपनी कजन को शिद्दत से किस किया। फिर जैसे ही माहौल शांत हुआ तो उसके अंडरवेयर के पैटर्न को देख के कमेंट फेंके दे रहा है। अब है तो एनिमे ही, एनिमे की दुनिया में ऐसी लीचड़ता करने वाले दिल के सच्चे होते हैं। दूसरी डायक्लोनस लड़की नंबर 7 की इनोसेंट पीओवी देखने में इंटरेस्टिंग थी। पैसिफिस्ट होने की काफी तकलीफें झेली उसने, बेचारी को एम्प्यूटेट कर दिया गया और सिंबलिज्म भी काफी तगड़ा था कि एक पैसिफिस्ट से उसके डेडली हथियार वाले वेक्टर्स की जगह उसके नॉर्मल हार्मलेस लिम्स छीन लिए गए और बदले में यूजलेस प्रोस्थेटिक लिम्स दे दिए गए जो सिर्फ दिखावे के ही है, इस लड़की की नाइव फिलॉसफी की तरह। ये बेचारी जब स्टॉल में खाना मांगने जाती है तो दुकान वाला इतनी सड़ी तरीके से ट्रीट करता है, इस शहर में मौजूद सारे नेमलेस कैरेक्टर समझ लो इविल इनकारनेट है। वो पहले एपिसोड में शहर के सुंदर स्टिल शॉट्स दिखा के हम लोगों को गुमराह किया गया था। ये सुंदरता केवल जहन्नुम की हवाओं में छिड़का इत्र है। बच्ची को धक्का मार के गिरा दिया और एम्पैथी की जगह उसे ही अंधा कह के निकल लिया। फिर बच्चों के द्वारा पपी को किक करना। कभी कभी एनिमेस में इतनी क्रूरता देख के वियर्ड फील होता है कि ऐसा सच में होता भी है कि बेफालतू में एक्सैजरेट कर दिया जा रहा है। जैसे कोई भी ऐसी स्टोरीज ले लो, मेटामॉर्फोसिस, मिडोरी वगैरह ले लो, तो इसे मैं स्टोरी टेलिंग का एक कॉन्सेप्ट कहता हूँ, हाईलाइट इफेक्ट। यानी कि इस लेवल पे हरामखोरी रेयरली भी होती है तो स्टोरी हमें सिर्फ वो रेयर मोमेंट्स ही दिखा रही है और इसको डेप्थ देनी है तो ऐसा मान लो कि तुम्हारे साथ दिन में किसी ने सड़ा बर्ताव किया तो तुम्हें बाकी अच्छे बर्ताव नहीं याद रहने वाले, क्योंकि अच्छे से पेश आना नॉर्मल है। रूडनेस नयापन देता है, वो तुम्हारे दिमाग को दिन भर खा देने की क्षमता रखता है। फिर ऐसी क्रूरता इसलिए भी होती है कि जब कॉन्ट्रास्ट में तुम्हें उन कैरेक्टर्स के साथ कुछ अच्छा होता दिखेगा तो तुम्हें वो मंडेन अच्छाई की अहमियत समझ आएगी। अपने आप में अच्छाई बोरिंग होती है, लेकिन जब तुम्हें अंदाजा होगा कि दुनिया में ऐसी क्रूरता भी होती है तो तब जाके तुम्हें अपनी अच्छाई पे घमंड होगा
और होना भी चाहिए। बैटमैन के कैरेक्टर का सबसे इंटरेस्टिंग एसेंस यही तो है। वो होमलेस लड़की की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा सैड थी। उसका स्टेप फादर पूरे एनिमे का सबसे नीच कैरेक्टर था और उसकी मम्मी उल्टा उसे ही बदल देती है कि उसका पति उसकी जगह बेटे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये सीन देख के मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेटामॉर्फोसिस इसी से इंस्पायर्ड था, जब फिर सारे जापानीज दोजिंशी बनाने वाले इसी टाइप के सिनारियो अपने इर्द गिर्द से सुनते आ रहे कि माँ अपने पति की हरामखोरी को एड्रेस करने की जगह अपनी बेटी से ही जेलस हो जा रही है। इसके और नंबर 7 के इंटरेक्शन इसलिए काफी बढ़िया भी हो जाते हैं क्योंकि नंबर 7 का केयर टेकर, जिसको ये अपना बाप ही मानती थी, वो इससे काफी ज्यादा क्लोज था और इसकी सच में केयर भी करता था। फिर कॉन्ट्रास्ट में अगले के बाप की नीचता देख लो। इसका ऑथर देखो कंपेलिंग सिनारियोस, कैरेक्टर राइटिंग और प्लॉट की मिस्ट्री और प्रोग्रेशन सब बढ़िया कर लेता है, लेकिन दिक्कत वही है कि ये सब चीजें वो अलग अलग कर लेता है। सबको जोड़ दोगे तो निकलेगा। एक एपिसोड में इतने डार्क सब्जेक्ट मैटर को दर्शा रहे, फिर अगले एपिसोड के फाइट सीक्वेंस में एक बच्चे के कपड़े फाड़े दे रहे। क्या जरूरत थी इसकी आखिर? वो घर वाले सारे सीन्स में फिर छिछोरता को कॉमिकली दिखाना। तो अब सिर्फ वो दो प्लॉट लाइंस का एक दूसरे से बात करने की दिक्कत नहीं है, यहाँ तो एक सिनारियो का थीम दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देने वाली भी दिक्कत है। वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं एल्फेन लीड के मेरे दो फेवरेट एस्पेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले तो ये स्टोरी अपने मेन मिस्ट्रीज को जिस तरीके से बताती है वो काफी अच्छे से किया गया है। कुरामा और कोता की बैक स्टोरीज की फोरशैडोइंग बिल्कुल शुरुआत से कर दी जाती है और हर एक एपिसोड में हल्की हल्की हिंट्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एनिमे देखने पे मैं एक बार भी बोर नहीं हुआ। कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती ही थी। कुरामा का नंबर 7 या नाना को ट्रीट करने से साफ दिख रहा होता है कि इस कैरेक्टर के स्टोरी में फादरहुड एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा और फिर लास्ट तक कि हमें गुमराह किया जाता है कि नाना इसकी असली बेटी थी। फिर ट्विस्ट होता है कि दूसरी डायक्लोनस बच्ची इसकी रियल बेटी है और इस ट्विस्ट की वजह से इस कैरेक्टर को और डेप्थ भी मिल जाती है कि ये दूसरी बच्ची को भी अपनी असली बेटी की तरह पालता था। फिर कोताके में भी हमें बहुत पहले पता चल जाता है कि लूसी ने इसके पेरेंट्स को मारा था, लेकिन हमें इंतजार रहता है कि आखिर क्या कैसे हुआ था और पूरे घटनाक्रम की वजह सिर्फ एक हार्मलेस झूठ था। असली योर लाइन अप्रैल तो इस एनिमे का नाम होना चाहिए। ये बैक स्टोरी जानने के बाद अब हमें ये भी समझ आता है कि लूसी ने इसकी कजन को उस समय सीढ़ियों में धक्का क्यों दिया था। साली जलती थी उससे। लूसी यूका से जलती थी और यूका लूसी की दूसरी पर्सनैलिटी न्यू से जलती थी। हो गया दोनों का कर्मा। इसके अलावा मुझे इस एनिमे की एंडिंग काफी पसंद आई, यानी कि लूसी और कोता की ट्रेजिक लव स्टोरी। वो बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, मजाक हटा के सच में वो पूरा सिनारियो फुल सर्कल होके जब आता है और लास्ट में लूसी कोता को सच्चाई बताती है और फिर कोता उसे माफ करता है। वो काफी सही तरीके से और काफी खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। ये वो एक मोमेंट था जिसमें कोता की अच्छाई से मैं क्रिंज नहीं हुआ। क्रिंज शब्द का इस्तेमाल करके मैं इस मोमेंट की खूबसूरती छीन रहा हूँ, तो बस ये दोनों का लास्ट डायलॉग सुनो। コウタのそばにいたかったいう思いをたくさんさせてしまってごめんなさい。君だってさ、たくさん悲しい思いしてきたんじゃないのか。इस लेवल पे दो लवर्स में इंटरेक्शन मैंने इसके अलावा किसी में देखा है तो वो माय टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नैफू का कन्फेशन वाला सीन होगा और मैं खुश हूँ कि ये सीन एनिमे की एंडिंग थी। इन दोनों का हग करना सिर्फ देख के इतना इमोशनल हो रहा हूँ मैं, और इस हग में लास्ट का एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ इन फ्रेम्स को रख के उन इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कर दी है। तो हाँ, ये एनिमे कुछ कुछ चीजों में बढ़िया हुआ करता है, कुछ कुछ चीजों में मुंह के बल गिर जाता है। कठिन सब्जेक्ट मैटर्स को दर्शाता है पर फिर उसे खुद को एक एजी टीनेजर को भी बेचना है, तो उस चक्कर में उन्हीं थीम्स की रीढ़ भी पीट देता है। मेन हीरोइन की तरीके खुद स्टोरी को आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो वही आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अब बार बार मेरे चैनल में पुराने हो तो शुक्रिया यहाँ तक देखने का, और नए हो तो बाकी मेरे चैनल की कोई भी वीडियो जो तुम्हें अट्रैक्ट करे वो देख सकते हो। इसे बोलना देखो जेन्युइन नहीं लगता है, इसलिए आज मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ। शुक्रिया वाला पार्ट जेन्युइन था। इसके अलावा मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी चालू कर दी है। वहाँ देखो मैं सोच रहा हूँ कुछ तो पागलपन करूँ, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाना जैसे मेरे रगों में ही नहीं है। तो अभी के लिए वहाँ का यूनिक कंटेंट कमिंग सून में। फिर भी अपने शॉर्ट्स तो डालता ही रहूंगा, अब थोड़ा एक्टिव होकर अपडेट्स वगैरह कॉन्स्टेंटली डालता भी रहूंगा। कुल मिला के तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं चाहता कि फॉलो कर ले जाके अभी के लिए, बाकी बाद में देखेंगे। चलो मैं जा रहा, बाय।